Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why did nationalist tensions emerges in Balkans? Explain reasons. बल्कान जो रीजन है उसमें क्यों नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज होने लगते हैं, इसके रीजंस बताइए. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज चेंज इन लिबरल नेशनलिज्म. हम देखते हैं कि यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म की स्टार्ट होती है मिड 18th सेंचुरी से और बाय द मिड 19th सेंचुरी तक आते आते इस लिबरल नेशनलिज्म के थॉट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं. वो जैसा इनिशियली स्टार्ट में था अब वैसा नहीं रहता है. लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट पॉइंट इज बल्कान रीजन जो जोग्राफिकली है वो देख लेते हैं. बल्कान वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. A large part of Balkans was under the control of Ottomans. जो बल्कान जोग्राफिकल रीजन है वो एक वाइड एरिया में स्प्रेडेड था. उसमें मॉडर्न डे काफ़ी सारी कंट्रीज भी आती हैं और उसका एक लार्ज पार्ट ओटोमन टर्की के अंडर भी आता था, ओटोमन एम्पायर के अंडर भी आता था. सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्लोजिव रीजंस. द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. अब क्या होता है, सबसे पहले तो आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूरोप इन द ईस्टर्न साइड. वो धीरे धीरे वेस्टर्न साइड में आने लगते हैं. और जो रोमांटिक नेशनलिज्म होती है, रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब कि एक ऐसा डिवोशन टूवर्ड्स द नेशन जिसमें कि आप ब्लाइंडली नेशन को फॉलो करने लगते हो. तो ऐसे रोमांटिक नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है वो बल्कान्स तक पहुंचती है, वो आइडियाज बल्कान्स तक पहुंचते हैं. और साथ ही में ओटोमन एम्पायर जो था, जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था जिसने पूरे मेडिटेरियन सी के अराउंड के एरिया को कंट्रोल करके रखा था, टर्की वाले रीजन को, वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगता है. उसकी पावर वीक होने लगती है और उसमें से भी काफ़ी सारे एरियाज इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, अपने सेपरेट नेशन बनाने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रीक. तो यहाँ पे इन सिचुएशंस की वजह से ये जो रीजन होता है बल्कान्स का वो बहुत एक्सप्लोजिव इन नेचर हो जाता है. एक्सप्लोजिव इन नेचर मतलब क्या, मतलब बारूद के ढेर पे कि कोई भी छोटी सी बात वहाँ पे रिवोल्ट बना सकती थी. थर्ड पॉइंट है इंटरनल कन्फ्लिक्ट. As the different Slavic nations struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of other. अब यहाँ पे देखते हैं कि एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी चल रहा था अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सिचुएशंस. वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट क्या था, जितनी भी स्लाविक नेशनैलिटीज़ थी, यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखा कि बहुत सारी नेशनैलिटीज़ और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स बल्कान एरिया में रह रहे थे, तो उनको क्या कहते थे, कॉमनली स्लाव कहते थे. तो ये जितनी भी स्लाविक नेशनैलिटीज़ थी वो सब स्ट्रगल कर रही थी अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए. सभी चाहते थे कि हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी रहे और हम एज ए इंडिपेंडेंट नेशन ऑपरेट करें. तो इस वजह से वहाँ पे बल्कान रीजन में बहुत ज़्यादा इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा था. साथ ही में जो बल्कान स्टेट्स थे वो एक दूसरे से जेलस थे, बहुत ज़्यादा जेलस थे और चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी गेन करें और इसलिए छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट होते रहते थे जिससे कि वो अपने जो नेबर बल्कान स्टेट है उसकी टेरिटरी को कैप्चर करें एक्सेट्रा. फोर्थ पॉइंट है source of rivalry between big powers. Balkan became source of intense rivalry among the major European powers due to conflicting economic and political interest. अब जब हम मिड 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स एक मेजर एक्टिविटी के फॉर्म में, ऑक्यूपेशन के फॉर्म में निकल के आता है. तो जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स थी वो ट्रेड और कॉमर्स में लगी हुई थी और साथ ही में वो वर्ल्ड लेवल पे कॉलोनाइज कर रही थी एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को. तो उनके जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे वो बार बार कन्फ्लिक्ट कर रहे थे इन यूरोप एंड आउट ऑफ यूरोप. इस वजह से जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी वो भी इंटेंस राइवलरी में थी और वो किसी ना किसी तरीके से बल्कन्स में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे. वो ऐसा चाहते थे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है अगर ये हमारे अंडर रहता है तो हमारा एक पूरी तरीके से यूरोप पे ही कंट्रोल रहेगा. और जो बल्कन्स वाला रीजन है वो एक कनेक्टिंग लाइन भी था एशिया और यूरोप के बीच में. Fifth point is series of wars. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, were keen on
countering hold of other power over the Balkans and extending their own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. अब क्या होता है, एक सीरीज ऑफ वॉर्स होने लगते हैं बल्कन रीजन में छोटे छोटे इश्यूज पे. पहले तो बल्कन्स के अपने ही इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उन इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में कभी कोई जो सुपर पावर है वो किसी बल्कन स्टेट को सपोर्ट करने लगती थी, तो इस तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते थे. अदरवाइज जो सुपर पावर्स थी जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, अब इनको पावर्स क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज दी वर द लीडिंग ट्रेडर्स और इनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी यूरोप में. तो वो चाहते थे कि हम अपना कंट्रोल बनाए रखें बल्कान में और अपने ही कंट्रोल को एक्सर्ट करके रखें. तो ये भी इनके भी वेस्टेड इंटरेस्टेड के सीरीज ऑफ वॉर्स देखने को मिलते हैं इस रीजन में. और फाइनली हम देखते हैं कि इसी वजह से बल्कन रीजन्स का ही जो कन्फ्लिक्ट है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कॉज बनता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बल्कन रीजन जो था वो पूरी तरीके से बारूद के ढेर पे रहता है. वहाँ पे कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट चलता है और एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की फाइट चलती है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.